हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आइए, स्वागत है हमारे चैनल में। ये सीरीज जो 2023 में पेपर हुआ था CUET PG हिंदी का, उसी के हम 50 क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं। आगे के 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हल करेंगे। ये 75 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिंदगी नाम, इनको मिलाना है, उपन्यास दिया हुआ उनके पात्रों से मिलाना है। जिंदगी नामा गोदान, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल। पहली बात तो हमको यही पता होना चाहिए है किसके। देखिए जो जिंदगी नामा है यह है कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का। और ये कब कब इसका लेखन प्रकाशन हुआ था? तो ये इसका 1979 में। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में। ठीक, इसको भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, कुछ भी पूछ सकता है। गोदान जैसा कि आप जानते हैं 1936 में। ठीक, और शेखर एक जीवनी ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। शेखर एक जीवनी गे की है, इसको दो भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1941 में, और दूसरा पहला भाग 1941 और दूसरा 1944 में। ठीक, अब देखिए मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954। कब हुआ था? 1954। और एक किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक, अब आइए इनके पात्रों को मिला लेते हैं। देखिए जिंदगी नामा का जो पात्र है वह है साह जी। कौन है? साह जी। गोदान का आप सब लोग अगर जो पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, मिर्जा खुर्शीद। ठीक, शेखर एक जीवनी में शेखर शशि। ठीक है, और मैला आंचल के कमला। तो देखिए मिला लेते हैं। ए का कौन सा हुआ? बी। ए का 2। ठीक, ए का 2 साह जी। तो ए का 2 किस में है? 2 में है, 2 और 3 में। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में। इसके बाद गोदान है मिर्जा खुर्शीद चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे गोदान। बी का चौथा नंबर 3 में है। ठीक है, इसके बाद शेखर एक जीवनी सी का 1, और डी मैला आंचल किसका है? 3 नंबर। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वाक्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जो वाक्य दिए हुए हैं, वाक्य हमारे सिलेबस में है, तो वाक्य से प्रश्न आया हुआ है। अब बताना है कौन सा सही है। तो देखिए अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? देखिए वाक्य के कौन कौन से अर्थ के आधार पर भेद हैं। निश्चयात्मक वाक्य, कौन सा? निश्चयात्मक। दूसरा निषेधात्मक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, और विस्मयादिबोधक वाक्य, और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगले में कह रहा तो मतलब ये हमारा सही है। ठीक, क्या है? सही है। अगला कह रहा है जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक, अगला कह रहा है सी नंबर में, इसमें बताना, सही विकल्प बताना है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो, जिससे किसी बात के होने का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ये भी सही है क्योंकि कोई आज्ञा देगा तो होगा ना, इसीलिए ये भी सही है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 या 4 भेद होते हैं, भेद किए गए हैं। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए इसमें 4 आ गया ना, 4 नहीं, सिर्फ 3 है। कितने? 3 भेद हैं। ठीक, रचना के आधार पर, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अगला कह रहा है किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को अन्वय कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अरे भाई इसमें तो 4 ऑप्शन सही हो गए और दिए हुए कितने हैं?
इसमें तो दिए हुए 3 ही मतलब 3 हैं, इसलिए हमारा ये वाला शायद क्वेश्चन जो एनटीए ने है उसको इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि ए बी सी और ई इसका ऑप्शन है, नहीं है ऑप्शन में, लेकिन यही सही होंगे। ठीक है, आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे कथन दिए हुए हैं, कथन 1 कथन 2, इसमें बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, और जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया, कब किया? 1903 से प्रारंभ किया इन्होंने प्रकाशन करना। तब से कहा जाता है कि एकदम पहले देखिए ब्रजभाषा में कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये आए वैसे ही इन्होंने शुद्ध कह दिया कि देखिए खड़ी बोली में ही कविताएं छपेंगी, और जो कविताएं कुछ ठीक नहीं होती थी उनको सुधार करके भी ये छाप देते थे, इसलिए इन्होंने व्याकरणिक संस्कार दिया। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कथन में, द्विवेदी युगीन आलोचक पद्म सिंह शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य विषयक नैतिकवादी दृष्टि के पक्षधर क्या थे? पक्षधर थे। कह रहा पक्षधर थे, ये तो गलत है। वो कहते थे ये नैतिकवादी दृष्टि मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसा मानते थे, इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। किसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर, शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि का परिमार्जित संग्रह क्या है? ये तो बिल्कुल सरल है, चिंतामणि 1 भाग 1 को ही विचार विधि के नाम से बाद में प्रकाशित किया गया था। विचार विधि को चिंतामणि का भाग 1 के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर, आकाशवाणी के महत्वपूर्ण नाटक कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? हवा महल का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1957 में। कब? 1957 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिलान करना है। इसमें देखिए जो हमारे सिलेबस में चारों चीज़ लगी हुई हैं, चारों को दे दिया और उसके भेद पूछ लिए हैं। ठीक है, तो आप देखिए बड़ी सावधानी से पढ़िए और समझिए, फिर उसके उत्तर दीजिए। देखिए काव्य हेतु क्या होता है? हेतु मतलब कारण। किसी भी कविता को करने के लिए, मतलब कविता लिखने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। आप जब किसी को देखेंगे, किसी को सुनेंगे, आपके मन में भाव आएंगे, तभी तो आप कविता लिख पाएंगे। तो इसका क्या होगा? व्युत्पत्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति। काव्य लक्षण शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये तो बिल्कुल सही। शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ सहित जो होता है वो काव्य होता है। ठीक है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक, शब्दार्थौ सहितौ कार्यम। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, ये जो कहा है किसने कहा है? शब्दार्थौ सहितम काव्यम। देखिए भामह ने कहा है। किसने कहा? ये भामह ने शब्दार्थों सहितम काव्यम कहा है। इसका लक्षण बताया है काव्य का। शब्द शक्ति में देखिए आपने देखा ही होगा कि 3 होते हैं शब्द शक्ति। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये लक्षणा किसमें हो जाएगी? शब्द शक्ति। काव्य प्रयोजन, देखिए उद्देश्य। जब आदमी कविताएं लिखता है तो उसमें उसका उद्देश्य एक ये भी होता है कि मुझे कीर्ति मिलेगी। धनार्जन का भी किसी किसी का होता है, लेकिन प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि यदि किसी का धनार्जन करना ही उसका मात्र ये है कि काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य, तो सही नहीं है। इसलिए धनार्जन का उद्देश्य लेकर के नहीं, बल्कि समाज सुधार या समाज के लिए वो चीज़ें हों, समाज में परिवर्तन आए, ऐसे हमको काव्य का प्रयोजन करना चाहिए। ऐसे काव्य के उद्देश्य से हमको, मतलब ऐसे उद्देश्य से हमको काव्य को लिखना चाहिए। इसलिए कीर्ति इसका हो जाएगा। कीर्ति के लिए भी लोग प्रयोजन में रखते हैं, धनार्जन भी होता है, लेकिन धनार्जन को उद्देश्य में रख करके हमें कविताएं या काव्य की रचना नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा है? ए का है, ए का 3। ठीक है, ए का 3 देखिए किसमें है? ए का 3 2 में है, ए का 3 2 में है। अब देखिए काव्य लक्षण हमने देखा था, काव्य लक्षण शब्दार्थों सहितम काव्यम, तो बी का चौथा।
ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 लक्षण, बी का 4 किस में है, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से किस आलोचक ने हिंदी नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया है। ये जो तैयार किया था, ये आधार बनाकर के इन तीनों कवियों को या लेखकों को रामविलास शर्मा ने, किसने, रामविलास शर्मा ने नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 83 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक, देखिए, प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल ये किसकी है, किसकी कहानी है ये कहानी है भगवान दास की। किसकी कहानी है, भगवान दास की, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1902। ठीक, 11 वर्ष का समय, ये तो आप जानते हैं कि शुक्ल जी की कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1903। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। ठीक, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष कब है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष 1900 है इंदुमती का। इसको पहली कहानी भी माना जाता है। उसने कहा था ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। ठीक है, 1915। अब देखिए, प्लेग की चुड़ैल याद भी कर लीजिए, कभी भी आ सकता है कि ये बताइए किसकी रचना है या किसकी कहानी है। तो प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की 1902 में, दुलाई वाली 1907 में, बंग महिला इंदुमती है किसकी, किशोरीलाल गोस्वामी की, 1900 में है, और उसने कहा था ये 1915 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब देखिए, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा सही होगा। नंबर 1 में कौन आएगा, देखिए इसमें आ जाएगा सबसे पहले इंदुमती, क्योंकि 1900 में है तो डी। ठीक है, इंदुमती डी किस में है, 4 नंबर में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए कितना गहराई से पूछा है प्रश्न को, एक ही चीज़ को मतलब दे दिया है और उसके प्रकाशन वर्ष, अब ये भी नहीं कि रचनाएं ही दे दिया हो, अलग अलग चीज़ें भी पूछ लेता है। देखिए बड़े सावधानी से पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं तो आप एक पेन कागज़ उठाइए, वो चीज़ें नोट भी करते जाइए। यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि अपने से पहले उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और इसके बाद आप देखिए यदि सही हो तो टिक लगाते जाइए। अंत में आप देख सकते हैं कि कितने मेरे प्रश्न सही हुए हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का एक आकलन भी लग जाएगा। आइए देखिए, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ, इसको कालक्रमानुसार बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष, चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष कब है, देवकी नंदन खत्री का, चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है 1888। कब है, 1888। ठीक, इसका पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा जो है उदंत मार्तंड, जो कि पहला पत्र माना जाता है, ठीक है, उदंत मार्तंड का संपादन प्रारंभ हुआ कब से, 1826 से। ठीक है, इन सबको याद भी करते जाइए आप। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास लिखा। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ 1870 में। ठीक है, 1870 में, 77 में कब प्रकाशित हुआ, 1877 में। ठीक, 1877 भाग्यवती। और इसको पहला उपन्यास भी माना है, किसने माना है, इसको पहला उपन्यास माना है विजय शंकर मल्ल ने। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई। ये कब प्रदर्शित हुई, ये 1913 में। कब हुई थी, 1913।
ठीक है। आगे कह रहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया 1903 में, जैसा कि आप पहले अभी देख चुके हैं 1903 में। तब देखिए हम लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 में कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1826 उदंत मार्तंड यानी बी ऑप्शन। इसके बाद आएगा सी 1877 तो बी सी। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न 85 नंबर, यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। देखिए अभी पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक भी आपको बताई थी याद करने के लिए, तो वैसे भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि दादे दी पार्टी, दा दे दी मतलब दा से हो गया दादा कॉमरेड, दादे दे से हो गया देशद्रोही, फिर दादे दी से हो गया दिव्या। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं। वैसे प्रकाशन वर्ष भी हमको देख सकते हैं, जो प्रकाशन वर्ष है किसका कब है, तो दिव्या का जो है 1945। कब है, 1945 दिव्या का प्रकाशन वर्ष। दिव्या का प्रकाशन वर्ष कब है, दिव्या का प्रकाशन वर्ष 1945, ठीक है 1945, ठीक 1945 में है। दादा कॉमरेड का है 1941। कब है, 1941। अमिता उपन्यास 1956 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1956 में, ठीक। झूठा सच जो कि नेटक के सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे भी आगे चल करके, अगर अभी नहीं पढ़े होंगे यदि तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत अच्छा है। देश के विभाजन पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे बलात्कार हुआ, कैसे सांप्रदायिकता हुई, कैसे लड़ाई झगड़े हुए, सारी चीज़ें इसमें बड़े ही अच्छे से प्रदर्शित की गई हैं। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो झूठा सच, यह उपन्यास कब रचित है, झूठा सच। तो झूठा सच का प्रकाशन वर्ष देखिए दो भागों में प्रकाशित हुआ। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जो पहला भाग प्रकाशित हुआ वह हुआ 1958 में। कब हुआ, 1958 में। और दूसरा कब हुआ, 1960 में। कब, 1960 में। तो देखिए इसको हम 1958 से मान सकते हैं, ठीक 1958 मान लीजिएगा आप। देशद्रोही उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है, 1943, ठीक। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा है, दा दे। देखिए वैसे भी हम जो ट्रिक बनाए थे उसके आधार पर भी देख सकते हैं, दा दे। तो दा से हो गया दादा कॉमरेड, सबसे पहले 1941 में, बी नंबर, बी 2 में है देखिए। इसके बाद दादे दे से हो गया देशद्रोही, ई भी देखिए दोनों में है। दादे दी के बाद ए नंबर आ गया, ए मतलब दिव्या, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। बिल्कुल सही बात है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, जैसे कहा गया था शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। अगला कह रहा शब्द शक्ति के संबंध में शब्द और अर्थ का विचार नहीं किया जाता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्दों को ऐसे ही रखा जाता है जहाँ उसका अर्थ सटीक बैठे या अर्थ का बोध हो वहाँ पर। तो देखिए अर्थ और शब्द का दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि शब्द और अर्थ का विचार नहीं किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब ए नंबर कथन ए सही है और आर गलत है। अब देखिए किसमें है, यह है ए सही है लेकिन आर गलत है, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रीतिकालीन कवि वृंद ने अपना नीति काव्य किस छंद में लिखा। तो इसको लिखा था उन्होंने दोहा छंद में, ठीक है। किस में लिखा था, दोहा छंद में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कथन है, कथन ए, काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है। काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये, कि देखिए लोकोत्तर आनंद, यदि काव्य हम पाठ करते हैं तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। यह देख करके कुछ न कुछ लोगों को, या देखिए जो महत्वपूर्ण प्रयोजन है, जो काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है लोकोत्तर आनंद है। जो भी रचना करते हैं वो सोचते हैं कि लोगों को इससे आनंद मिले, या कुछ समाज को सीख मिले, या समाज को इसके द्वारा कुछ लाभ हो, इसलिए हमारा अभी कथन एक सही है। और दूसरा कह रहा है आर,
जो कारण दिया हुआ है, अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। अरे भैया पैसे से कैसे हो सकती है, अर्थार्जन से थोड़ी ना होगी। तो इसलिए आर हमारा गलत है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अब अगला देखिए 88 नंबर हो गया। 89 दूसरी परंपरा की खोज के लेखक, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक, ये बड़ा सरल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप जान लीजिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष देखिए, इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, इसका प्रकाशन वर्ष देखिए, इसका आंसर जो है वो है पहली बात तो नामवर सिंह। कौन है इसके, नामवर सिंह। और 1982 में इसकी रचना हुई थी। कौन है इसकी, 1982 में इसकी रचना हुई थी। और दूसरी परंपरा की खोज, और इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उसके इसके लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर। अभिकथन वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ करके इनको जवाब दीजिए। और देखिए सिर्फ यदि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ करके जाएं या ऑब्जेक्टिव ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ करके जाएं तो हम कथनों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़ करके जाएंगे ना तो अभिकथन वाले प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे। इसलिए ये यही जानने के लिए कि बच्चा विस्तार से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए वह अभिकथन देते हैं। तो देखिए अभिकथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यद्यपि कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर है, लेकिन उनके स्त्री संबंधी विचारों में कहीं कहीं मध्यकालीन संकीर्णता का प्रभाव है। बिल्कुल सही इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए उनका एक दोहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। तो इससे देखिए कहीं ऐसा तो है नहीं कि नारी यदि हमने देख लिया, उसको देखने से हमारे या झाई से परछाई से अंधा होत भुजंग, ये तो देखिए उन्होंने उनकी एक ये सीमा थी कहा जाए। विचारों कहीं कहीं मध्यकालीन संकीर्णता का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रक्रिया के साथ सभी भक्त कवियों का संबंध एक जैसा था। ऐसा नहीं है। देखिए कबीर का अलग अपना था, कबीर अलग सोचते थे, तुलसीदास अलग सोचते थे। इस प्रकार सभी भक्त कवियों का एक जैसा नहीं है। इसलिए कारण जो दिया है आर वो गलत है, ए सही है और आर गलत है। तो ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 91 में नई कहानी के विषय में दिया हुआ है। नई कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन नई कविता के सादृश्य पर 1956 के आसपास आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ, 1956 के आसपास आरंभ हुआ। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ये कौन सा है, ये सही हो गया। अगला कह रहा है मोहन राकेश राजेंद्र यादव कमलेश्वर निर्मल वर्मा नई कहानी से जुड़े रहे हैं, ये भी सही है, ठीक। अगला कह रहे हैं कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। नामवर सिंह द्वारा रचित यह पुस्तक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसकी रचना है, यह है देवी शंकर अवस्थी की, ठीक। ये देवी शंकर अवस्थी द्वारा रचित है और इसका जो 1966 में इसकी रचना हुई थी, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। अगला क्या कह रहे हैं, नई कहानी में प्रतीक मिथकों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगला कह रहा है नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा की परिंदे से मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है, परिंदे से मानी जाती है नई कहानी की शुरुआत। परिंदे एक उनका काव्य संग्रह है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें परिंदे भी एक कहानी है, ठीक। तो कथन कौन कौन से सही हुए, मतलब कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ए बी और ई। देखिए किस में है, ए बी और ई ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 92, फिर अभी कथन वाला आ गया, कथन वाला। देखिए टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। जो धारावाहिक जो नाटक आप हम लोग सब लोग देखते रहे हैं बचपन से, अभी भी बहुत सारे धारावाहिक आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में, जैसे पैसा नहीं होता कि बैंक को किस्तों में चुकाना है हमको,
या किस्तें जमा करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करना होता है। इसी प्रकार से जो टीवी में धारावाहिक आते हैं वो भी किस्तों में यानी थोड़ा थोड़ा करके उनको मतलब नाटक की उसमें आते हैं। तो ये वाला हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है, अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले अत्यधिक लोकप्रिय नाटकों को सोप ओपेरा नाम फ्रांसीसी प्रेस ने दिया। ये वाला देखिए गलत है। क्यों? फ्रांसीसी लोगों ने नहीं दिया इसको, जो है जो दिया इसको, जो साबुन फैक्ट्री में जो काम करते थे ना उन्होंने ये नाम दिया। पहले वो नाम क्या था? पहले नाम दिया गया था हॉर्स ओपेरा, और फिर उसके बाद उसी को नाम कर दिया गया सोप ओपेरा। ठीक है, इसलिए हमारा अभी जो कथन 2 है वो गलत है और 1 सही है। इसमें देखिए कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? इसका भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है देश के लोग किसका कहानी संग्रह है? जो देश के लोग कहानी संग्रह है वह है अमरकांत का। किसका? अमरकांत का। अगला प्रश्न देखिए 94, निम्नलिखित समाचार एजेंसी की स्थापना वर्ष से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं उनको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, जो उनके आगे डेट लिखी हुई है। इसलिए देखिए सभी की हमको डेट भी याद रखना है, कब किसकी स्थापना हुई समाचार एजेंसियों की। ठीक, समाचार और हिंदी दिया हुआ है ना सिलेबस में, उसी से प्रश्न है ये। तो देखिए UNI 1961 कब? UNI 1961 ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 1961 में ही इसकी स्थापना हुई थी। भाषा 1986, भाषा 1986 ये भी सही है। कौन सा सही है? ये भी सही है, ये सही है और ये सही है। अगला कह रहा हिंदुस्तान समाचार, हिंदुस्तान समाचार 1959 में नहीं है, 1959 में नहीं है, ये 1900 कब है? 1948 में है। कब है? 1948 में। ठीक, यूनि वार्ता ये 1987 में नहीं है, 1959 में है। कब है? 1959 में। इसका है 1959। ठीक, 1959 इसका है। समाचार भारती 1965 ये भी सही है। तो हमारा A, B और E देखिए किस में है? A, B और E ये भी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारे सही हो रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न किससे संबंधित? शब्द शक्ति से संबंधित है। देखिए कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का एक भेद मानते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का भेद मानते हैं। कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का भेद मानते हैं। ठीक, 95 नंबर प्रश्न आप देखना है, 95 नंबर प्रश्न। तो ये देखिए आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का भेद, शब्द शक्ति का भेद मानते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। अगला क्या कह रहे हैं? अगला क्या कह रहे हैं? अगला कह रहे हैं जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ये भी सही है। अगला कह रहा है शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ 2 प्रकार के माने गए हैं। शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ 2 प्रकार के माने गए हैं। ये गलत है भाई। देखिए शब्द शक्ति के अनुसार अर्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अर्थ के भेद 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए 3 प्रकार के जो हैं, 3 प्रकार जो हैं वह वाच्यार्थ। कौन सा? वाच्यार्थ। ठीक, वाच्यार्थ। नंबर 2 में है लक्ष्यार्थ और नंबर 3 में है व्यंग्यार्थ। ठीक है, ये 3 माने गए हैं। शब्द शक्ति के अनुसार अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा ये वाला गलत हो गया। अगला देखिए डी कह रहा करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है, बिल्कुल सही है। देखिए अभिधा में बिल्कुल सीधे सीधे बात को कहा जाता है, इसलिए ये वाला हमारा सही है। अगला कह रहा प्रयोजनवती लक्षणा के 2 प्रमुख भेद हैं, गौड़ी और विशुद्धा। देखिए कितना डीपली पूछा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। जो भी दे रहा होगा यदि ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ इसमें देखिए गौड़ी होता है, बिल्कुल सही, लेकिन ये जो यहाँ पर विशुद्धा लिख दिया है वो विशुद्धा ना होकर के शुद्धा है, सिर्फ शुद्धा। अब देखिए कैसे घुमाने के लिए सिर्फ वी लगा दिया और ये ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक, इसलिए हमारा ई भी गलत है,
ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो बिल्कुल सरल है, अप्सरा भी है, अलका भी है, प्रभावती है। इरावती किसका है? इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, ये पूरा नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम मतलब देखिए, वर्ण पहले आएगा क्या? वर्ण, फिर आएगा वर्ण के से वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द, शब्द, फिर शब्द जो है एक से अधिक शब्दों से मतलब पद बनता है, फिर पद से पदक्रम बनता है, और फिर वाक्य बनता है। ठीक, तो हमारा देखिए ए बी सी डी ई बिल्कुल सेट में लिखा हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है? बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है? नंबर 1 निर्मल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिवंश राय बच्चन, शिवपूजन सहाय। इसमें से बताना है आपको, तो इसका जो आंसर है वह है हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, और यह 1978 में, कब? 1978 में प्रकाशित हुई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में कौन सा काव्य प्रयोजन है? इसका उद्देश्य क्या है? इसको देखिए, बिहारी ने क्या हुआ कि जब जो है उनके समय में जो राजा थे, जिनके दरबारी कवि थे, वो जो है एक नवयुवती थी, मतलब अभी वो मतलब युवती नहीं हुई थी, अभी वो कच्ची कली की तरह थी। ऐसा कहते हैं इस दोहे में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो देखिए, इसमें उन्होंने उपदेश दिया है, कांता सम्मति उपदेश दिया है कि अरे राजा, अभी देखो वो अभी युवती नहीं हुई है, अभी उसको पकने दो। यानी जैसे पराग होता है, जब वो खिल जाता है तभी उसका आनंद दूसरा होता है। अभी से आप उसको क्यों आप उसमें इतने उलझे हुए हैं? आप राजकाज भी देखिए। ऐसा उन्होंने कांता सम्मति उपदेश दिया इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक, 99 देखिए, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, कथन वाला है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका दोनों मूलतः कक्षा में पढ़ने के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। ये बिल्कुल सही है, यह प्रश्न सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य जगत में विश्वविद्यालय आलोचना का उल्लेख गंभीर आलोचना के रूप में किया जाता है। ये गलत है, यह गलत है। तो अभी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। इस प्रकार से देखिए, आज हमने पूरे 75 क्वेश्चन जो पार्ट मतलब 2023 का जो पेपर था हिंदी का CUET का, उसके हमने 75 क्वेश्चन पार्ट बी के जो हिंदी के थे वो हमने पूर्ण किए। अभी एक पेपर और हुआ था, उस पेपर को भी हम आगे लेकर के आएंगे। यदि आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और प्रश्नों से रूबरू हो सकें और अपनी तैयारी को भी जांच सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।